हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू न्यूट्रोफिल्स। मैं हूं विष्णु भुरे और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि ये डिजीज़, ये डिसऑर्डर इतना शक्तिशाली है कि आप आगे देखेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो ये दोनों चीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी। ये है एक न्यूरॉन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माइलिन नाम का एक प्रोटेक्टिव शीथ एक्सॉन को कवर करता है। ठीक है, ये जो माइलिन हो गया, ये ये एक्सॉन को कवर करता है। एक्सॉन मतलब ये पूरी लाइन एक्सॉन की है, इसके ऊपर ये माइलिन नाम का एक शीथ है। ठीक है, अब माइलिन नाम का शीथ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जल्द से जल्द ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, अब ये माइलिन किससे बनता है? ठीक है, माइलिन किससे बनता है? माइलिन जो है वो ग्रुप ऑफ सपोर्टिंग न्यूरॉन्स, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जिसे कहते हैं, उससे बनता है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है। देखो, डीमाइलिनेशन होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जो कि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही बॉडी के ऊपर अटैक करती है एंड डिस्ट्रॉय करती है माइलिन को, जो कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन चीज़ जो होती है बॉडी में, जो कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ पे वो न्यूरॉन को ब्रेक डाउन कर देती है। तो क्या हो गया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इम्यून सिस्टम खुद ही को मारेगी और माइलिन को डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे कि कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, वो ब्रेक डाउन होगा। अब न्यूरॉन के बीच में अगर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया तो क्या होगा? सेंसरी, मोटर एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने के चांसेस है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो करता है ब्रेन को प्रोटेक्ट। ये चीज़ आपको पता ही होगी, ब्लड ब्रेन बैरियर करता है ब्रेन को प्रोटेक्ट। अब इससे क्या होगा कि न्यूरॉन्स को भी कवर करेगा वो, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होगा कि जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है, विद इन द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन दी ब्लड बाय अलाउिंग ओनली पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एंड सेल फ्रॉम ब्लड टू पास थ्रू। अब अब जो ये सेल्स हो गए, ये फॉर एग्जांपल ऐसे सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स हो गए, ये हो गया न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मेरे पास पेन नहीं है आज। ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया सेल। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो देयर विल बी अ चैनल, एक चैनल होता है, वो चैनल की ज़रूरत है। अब क्या होगा कि वो इम्यून सेल्स जो कि टी और बी सेल्स है, वो लाइगेंड चैनल के थ्रू यहाँ पे एंटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, जैसे कि एक वीआईपी पास में, वीआईपी पास में कैसे होता है कि पैसे दो और अंदर जाओ, ऐसे वाला काम, तो ये भी ऐसे ब्राइब देता है। अब ये हो गया। देखिए, अब इसमें आपको दिखेगा एक नॉर्मल न्यूरॉन, ये हो गया नॉर्मल न्यूरॉन, ये पूरा, और ये हो गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला न्यूरॉन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ध्यान रखिए, एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें माइलिन शीथ कम हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय होने शुरू होती है। क्यों? क्योंकि टी और बी सेल्स जो होते हैं, टी और बी सेल जो कि इम्यून सेल्स हैं, वो इस माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब टी और बी सेल बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, जब न्यूरॉन के अंदर एंटर होते हैं, वो आते हैं कॉन्टैक्ट्स में। ठीक है, कम इन कॉन्टैक्ट विद इंस्टेंट्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड ट्रिगर्ड बाय माइलिन। ठीक है, व्हेन टी सेल इज एक्टिवेटेड, इट कॉजेज ब्लड ब्रेन बैरियर टू सेल express more receptor, allowing immune cells to more readily bind and enter.
सिमिलर टू ब्राइबिंग द बाउंसर टू लेट इन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि बाउंसर को अंदर आने के लिए ब्राइब देना पड़ता है, वैसे ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए टी और बी सेल्स को अंदर आने के लिए ब्राइब देनी पड़ती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज नाउ क्लासिफाइड एज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टी और बी सेल्स जो आके अंदर एंटर करते हैं उससे होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अब टी और बी सेल जनरेट करेंगे साइटोकाइंस। साइटोकाइंस कौन से हो गए? IL-1, IL-6, TNF अल्फा एंड इंटरफेरॉन गैमा। ये क्या होता है कि विच एक्सपांड ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल ऐसे नैरो होती है, ठीक है, अब ब्लड वेसल को ऐसे एक्सपांड करने के लिए ये सारे साइटोकाइंस काम करेंगे and allow immune cells to enter as well as directly destroy oligodendrocytes। अब ये जो जितने भी सेल्स है ना, ये IL-1, IL-6, TNF4, TNF अल्फा एंड इंटरफेरॉन्स, अब ये जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं डायरेक्टली, ब्लड वेसल्स को एक्सपांड करते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और देखिए ओलिगोडेंड्रोसाइट जो चीज़ है वो आपके न्यूरॉन्स बनाती है, तो नए न्यूरॉन्स तो बनना कम हो गया, ऊपर से जो न्यूरॉन्स थे उसके भी माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गया। तो ये चीज़ हो गई एक एज ए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब देखिए ये चीज़ हो गई तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, जहाँ पे भी बॉडी में लग गया या फिर कोई प्रोसेस हुई तो उसमें इन्फ्लेमेशन तो होता ही है। साइटोकाइंस जो होते हैं वो बी सेल और मैक्रोफेजेस को अपने पाले में लाते हैं। अब ये जो बी सेल्स है वो प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, वो एंटीबॉडीज बनाएंगे एंड रिकॉग्नाइज प्रोटीन इन माइलिन शीथ दैट रिकॉग्नाइजेस प्रोटीन इन द माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ के अंदर में जो प्रोटीन है उसको देखेंगे वो बी सेल्स और स्टार्ट प्रोड्यूस कर देंगे एंटीबॉडीज which macrophages subsequently employ to engulf and destroy oligodendrocytes। अब दूसरी चीज ये भी हो गई कि macrophages subsequently engulf करेगा और destroy करेगा oligodendrocytes को, ये चीज भी हो गई। In the absence of oligodendrocytes there is no myelin to coat to neurons, resulting scar tissues also known as plaque or sclera। Next, ऑटोइम्यून अटैक जो होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मे ऑकर एंड देन रेगुलेटरी टी सेल्स एंटर रेगुलेट और क्वाइट डाउन दी अदर इम्यून सेल्स एंड रिजल्टिंग इनटू लेस इन्फ्लेमेशन। ये एक चीज हो गई। ओलिगोडेंड्रोसाइट रिकवर होने का चांसेस करेगा, एक्सटेंड भी होगा और नया माइलिन भी बनाएगा अराउंड द न्यूरॉन इन अर्ली स्टेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड इज द प्रोसेस इज नोन एज रीमाइलिनेशन। रीमाइलिनेशन मतलब क्या होता है कि फिर से माइलिन बनना। अनफॉर्चुनेटली वंस द ओलिगोडेंड्रोसाइट डाई रीमाइलिनेशन स्टॉप। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज अगर किसी को पैदा कर रही है, अगर उसका डेथ हो गया तो वो दूसरी चीज कैसे पैदा करेगी, अगर उसका डेथ हो गया तो वो दूसरी चीज कैसे पैदा करेगी, ये चीज नहीं होगी, फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट मर जाएगा और रिमेनिंग रीमाइलिनेशन स्टॉप्स एंड दिस डैमेजेस द एक्सॉन लॉस बिकम इरिवर्सिबल। अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट मर गया तो एक्सॉन्स नहीं बनेंगे, ये चीज ध्यान दीजिए। अब कॉज क्या है, ये चीज में आपको कॉज भी ऐड करना पड़ेगा। क्या कारण है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है? पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर और दूसरा है पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक में भी दो चीज़ें और ऐड होगी। कौन सी चीज़ें? पहली तो है वुमेन्स में सबसे ज़्यादा होगा, और ये जो प्रोटीन है ना इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन, ये दोनों चीज़ उसमें एक्ट करेगा। HLA-DR2 ये जो नाम का इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो इस पे एक्ट करेगा और ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए जैसे जैसे धरती घूमती है उसका साइज भी घूमता है, लाइक अगर एक साइड वन साइड ऐसे टिल्टेड रहेगी धरती, कभी इस साइड टिल्टेड रहेगी, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ पोल में सबसे ज़्यादा
देखा गया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, क्योंकि सनसेट होता नहीं है, कभी कभी 6-6 महीने सनसेट नहीं होता, 6 महीने अंधेरा रहता है। सो वहाँ पे क्या होगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी रहेगी उन लोगों में। सो ये एक चीज़ वहाँ पे देखी गई है। दिस इज वन ऑफ द कॉज, मतलब ऐसा प्रूव्ड नहीं है बट ऐसा माना जाता है। ठीक है, टुगेदर दिस जीन्स एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस माइट लीड टू द बॉडी नॉट किलिंग इम्यून सेल्स दैट टारगेट द माइलिन। नेक्स्ट चीज है टाइप्स। अब देखिए, सबसे बड़ा मेन रोल आता है टाइप्स का। टाइप्स की बात करें तो वहां पे होते हैं 4 मेन टाइप्स। ठीक है, 4 मेन टाइप्स कौन से हैं? पहला, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये RRMS करके बोलते हैं इसे। दूसरा है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस और प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये जो चीज़ है, ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, दिस आर ऑल 4 टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या होगा? पहला है, देखिए, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, PRMS। अब हमने इस चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब किया है, जैसे पेशेंट को अगर आ गया, आपके पास पेशेंट आया है, ठीक है, पेशेंट आया है, पहले तो नॉर्मल चेंजेस दिखाएगा, बट एकदम से स्पाइक होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर फिर नॉर्मल रहेगा, फिर एकदम से स्पाइक आया, फिर तबीयत बिगड़ी, फिर कम हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। नॉर्मल इन द सेंस प्रोग्रेसिव में ही नॉर्मल हो गया, फिर स्पाइक आया, फिर नॉर्मल हुआ, फिर कम हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, फिर स्पाइक आया, बढ़ा, कम हुआ, फिर नॉर्मल हुआ। इस तरह से ये प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस काम करता है। सेकेंडरी क्या करेगा? एक तो नॉर्मल है, एकदम स्पाइक आया, फिर नॉर्मल हुआ, ठीक है, फिर नॉर्मल हुआ, फिर एकदम स्पाइक आया, फिर एकदम ये हुआ, और फिर क्या होगा? एकदम से बढ़ जाएगा। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये सेकेंडरी आएगा। प्राइमरी में सिर्फ बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं और ज़्यादा भी होगा नहीं, सिर्फ बढ़ेगा, वो होता है प्राइमरी। अब रिलैप्स रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है, उसमें क्या होगा कि एक तो नॉर्मल रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर नॉर्मल रहेगा उतने में, फिर एकदम बढ़ेगा, ज़्यादा सीवियर होगा, फिर कम हो जाएगा, फिर नॉर्मल रहेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे करते करते वो रिलैप्स होगा। उसको कहते हैं रिलैप्स रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, अब देखेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ प्लाग, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। तो ये रहेगा डिपेंडिंग, मतलब सिम्टम्स डिपेंड करेंगे। 20 से 40 की उम्र में सबसे ज़्यादा देखा गया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, अब क्या होगा? सबसे मेन सिम्टम्स या ये है कि चारगॉट चारगॉट्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड। चारगॉट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड ये इन्वॉल्व कैसे होते हैं? देखिए, सबसे पहला है 2 चीज, डिसआर्थरिया और निस्टैग्मस। डिसआर्थरिया और निस्टैग्मस। डिसआर्थरिया मतलब अनक्लियर स्पीच, बोलने में अकलाना, दैट इज डिसआर्थरिया। निस्टैग्मस इज रैपिड आई मूवमेंट। ओके, अब डिसआर्थरिया जो है वो क्या होगा कि ब्रेन स्टेम दैट अफेक्ट द न्यूरॉन्स। ठीक है, ब्रेन स्टेम दैट अफेक्ट न्यूरॉन्स एंड कंट्रोल द मसल ऑफ माउथ एंड थ्रोट एंड इज इंटरफेयर विद द कॉन्शियस मूवमेंट लाइक ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग। ठीक है, कैन लीड टू थिंग्स लाइक stutter as well as the unconscious movement of swallowing। अब इसमें सारी चीज़ें अनकॉन्शियस होगी। निस्टैग्मस में क्या होगा कि आपको पता चलेगा, आपकी आंख एक तरफ अगर चली गई, अगर डैमेज हो गया प्लाग की वजह से, तो ये चीज़ होगा कि वो प्लाग फॉर्मेशन निस्टैग्मस फॉर्म करेगा। ठीक है, प्लाग अराउंड द ऑप्टिक नर्व कॉजेज लॉस ऑफ विजन in one side or both side of the eyes because of damage of the optic nerve damage। देखिए, सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई नर्व डैमेज होती है
तो उसका मोटर लॉस, सेंसरी लॉस, उसके मूवमेंट्स, ठीक है, नर्व डैमेज हो जाती है तो उसके मूवमेंट पेनफुल होगा, और यहाँ डबल विजन होगा, जैसे कि निस्टैगमस में डबल विजन दिखेगा, ठीक है। कोई भी नर्व डैमेज होती है तो सिंपल है कि वहाँ वीकनेस होगी, मेन चीज़ ये है, वीकनेस होगा, मसल स्पाज्म में चले जाएगा, या फिर ट्रिमर्स होने लगेंगे, लॉस ऑफ बैलेंस होगा। सो ये सब चीज़ें आएंगी उसमें। सीरियस केसेस में तो पैरालिसिस होने के भी चांसेस होते हैं, ये तो आपको अभी पता चलेगा, या फिर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब प्लाक कैन ऑल्सो अफेक्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो वाला नर्व सिस्टम, एंड कॉजिंग बाउल एंड ब्लैडर इश्यूज। कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है अगर वो ऑटोनॉमिक में चले गया, यूरिन इनकंटीजेंस होने का चांसेस है, एज वेल एज सेक्सुअल डिसफंक्शन होने का चांसेस है, ठीक है। अब आता है डायग्नोसिस के ऊपर। देखिए, अगर प्लाग सेंसरी पाथवे में हुआ है तो ये चीज ध्यान रखिए कि उसके सारे सेंसेशंस चले जाएंगे। मोटर में है तो उसके मूवमेंट लूज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एमआरआई डायग्नोसिस। पेशेंट आया आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपको कैसे डायग्नोस करोगे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, सबसे पहले एमआरआई में आपको ये चीज देखनी है कि ये कौन सा साइड में अफेक्टेड है, इसमें कौन से पैचेस दिख रहे हैं आपको। तो ये हो गया पैची लुक, जो कि आपको एमआरआई स्कैन में दिखेगा। तो ये डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हो गया। अब ट्रीटमेंट में क्या आओगे, ट्रीटमेंट में सबसे सबसे मेन कॉमन पता है कौन सा है, रिलैप्स रिमिटिंग। अब इससे क्या होगा कि रिलैप्स की इंटेंसिटी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें मेडिसिन देना पड़ेगा। कौन से मेडिसिन दोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे, साइक्लोफॉस्फोनामाइड्स दोगे, और सेल साइकिल इनिबिटर्स दोगे। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा टाइप का, उसका हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा पेशेंट के कि ये कौन सा टाइप का मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अलग दूसरे जो है वो अदर इम्यूनोसेप्रेसेंट जो है, जो प्रिवेंट करेंगे टी सेल्स को एंटर करने में ब्रेन के, वो केमिकल्स को स्लो डाउन करेंगे। अदर इम्यूनोसेप्रेसेंट जो है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, जो जो इम्यून सिस्टम जो जैसे टी सेल्स हो गया, इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर इसको कम, इसकी रफ्तार कम करने के लिए हम इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करेंगे। एंड विद दिस, with the cell surface with a cell surface that allows to cross blood brain barrier, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेसिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देयर इज वेरी फ्यू थेरेपी, फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ देम, जो कि अदर ट्रीटमेंट्स में आता है। विद द सेंसरी एंड मोटर कॉग्निटिव इश्यूज, फिजिकल ट्रीटमेंट एंड कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन थेरेपी माइट बी स्पेशली बेनिफिशियल, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया। विटामिन डी मिलना ज़रूरी है पेशेंट को, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।